नमस्कार। डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत इकाई 1 में आज हम सभी सजीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे और इस इकाई के अध्ययन से हमें निम्नलिखित अधिगम प्रतिफल प्राप्त होंगे। इसके अध्ययन से प्रशिक्षु सजीव वस्तुओं के लक्षण जान सकेंगे, सजीवों और निर्जीवों में अंतर कर सकेंगे, पौधों और जंतुओं में अंतर कर सकेंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में अपनी समझ बना सकेंगे, विभिन्न क्रियाकलापों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इन जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षु अपने छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकेंगे। भूमिका: हमारे आसपास के संपूर्ण वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को सामान्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं और मृत वस्तुएं। ऐसे जीव जिनमें जीवन होता है तथा जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं सजीव कहलाते हैं। आखिर जीवन क्या है? जीवन बहुत सी जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है। जब ये जैव रासायनिक क्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शंस कार्य करना बंद कर देती हैं तो जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुख्य रूप से सजीव वस्तुएं वे हैं जिनमें कुछ लक्षण शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत जीवन चक्र, कोशिकीय संगठन, आकृति एवं आकार, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि शामिल हैं। हम बात करें जीवन चक्र की। प्रत्येक सजीव का जीवन चक्र होता है। ये जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं, इनमें वृद्धावस्था आती है तथा कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती हैं। उदाहरण स्वरूप मनुष्यों के जीवन चक्र की बात करें तो इसमें मां से प्राप्त एग और पिता से प्राप्त स्पर्म के द्वारा एग का फर्टिलाइजेशन होता है। उस फर्टिलाइज्ड एग से फीटस का निर्माण होता है, फीटस से बेबी बनता है, बेबी से चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से टीनेजर, टीनेजर से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड एज होती है। और जब ये ओल्ड एज में जैव रासायनिक क्रियाएं कार्य करना बंद कर देती हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से पौधों के जीवन चक्र की बात की जाए तो मैच्योर ट्री से हमें फ्रूट्स प्राप्त होते हैं और सीड्स प्राप्त होती है। उस सीड्स की सीडलिंग होती है, जर्मिनेशन होता है, उससे स्मॉल ट्री बनते हैं, स्मॉल ट्री से फिर ग्रोइंग ट्री होता है, ग्रोइंग ट्री से मैच्योर ट्री बनता है जिसमें सीड एंड फ्रूट्स का निर्माण होता है। ये पौधों का जीवन चक्र है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज। सजीवों को अपनी किस्म व जात के अनुसार आकृति एवं आकार निश्चित होती है, इसलिए इन्हें अलग अलग पहचान लेते हैं। पोषण की बात करें, प्रत्येक सजीव में जीव द्रव्य के निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के लिए हरी वनस्पतियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल और लवण लेकर सूर्य के प्रकाश की सहायता से पोषक पदार्थों का संश्लेषण करती हैं और इनसे ऊर्जा प्रदान करती हैं और अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती हैं। जंतु पौधों द्वारा संश्लेषित पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु
ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया की बात की जाए तो मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, फिर पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, स्वांगीकरण, अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण, ये प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। श्वसन की बात करें, दैट इज रेस्पायरेशन की बात करें, सजीव पोषक पदार्थों के विघटन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, जो पोषक पदार्थों के विघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। उस ऊर्जा का उपयोग प्रत्येक सजीव अपने जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए करता है। श्वसन के प्रकार, श्वसन मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में। आक्सीय श्वसन ऐसा श्वसन है जिसमें पोषक पदार्थों का वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होना, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होना आक्सीय श्वसन है। उसी तरह से फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे ही अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता न होती हो। आगे हम बात करते हैं जीव और उनके श्वसन अंगों की बात करते हैं। कुछ जीवों और उनके श्वसन अंगों के अंतर्गत देखें तो मनुष्य का श्वसन अंग होता है फेफड़ा, और वो फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। मछली गलफड़ों द्वारा, मेढक फेफड़ों और त्वचा द्वारा, पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा। इसी तरह से अगले टॉपिक की बात करते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण करना, शरीर से बाहर निकालना, वही उत्सर्जन। यानी सजीवों में पोषक पदार्थों के जारण के फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और इन्हें ही शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन है। कुछ जीवों और उनके उत्सर्जित पदार्थों की बात करें तो मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के अंतर्गत में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो पसीना, मल, दुर्गंधयुक्त गैसें, ये सब होती हैं। पेड़ पौधों में बात करें तो गोंद, रेजिन, तेल, लेटेक्स, ये पेड़ पौधों के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। इसी तरह से वृद्धि की बात करें, ग्रोथ, सजीव पोषक पदार्थों को अवशोषित कर जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे शरीर का विकास होता है, अर्थात शरीर की वृद्धि होती है। इसे आंतरिक वृद्धि कहते हैं। इसमें शरीर की माप में वृद्धि के साथ साथ इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जटिलता भी बढ़ती है। रिप्रोडक्शन, दैट इज प्रजनन, सजीवों में अपने जीव द्रव्य से अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यही गुण प्रजनन कहलाता है। यानी माता पिता से उनके जैसे ही संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही प्रजनन कहा जाता है। इसी से प्रत्येक जीव जाति का पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता है। प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अगले पीढ़ी के सदस्यों की उत्पत्ति करके स्वयं क्षीण एवं वृद्ध हो जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात प्रत्येक जीव जो होता है वो नश्वर है। मेटाबॉलिज्म, सजीव कोशिकाओं में अनेक रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का निरंतर रूपांतरण होता रहता है। यह प्रक्रिया उपापचय कहलाती है। इसके दो पहलू हैं। प्रथम पहलू उपचय की बात करें तो उपचय में पदार्थों का संश्लेषण होता है, और दूसरे पहलू अपचय में पदार्थों का विघटन होता है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, सजीव अपने वातावरण में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं एवं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। यह शरीर के बाहर के वातावरण में भी होता है, जैसे प्रकाश, स्पर्श, ध्वनि, दाब, गुरुत्वाकर्षण, ताप आदि, और शरीर के भीतर भी, जैसे भूख, प्यास, पीड़ा आदि।
कुछ जीवों के प्रमुख संवेदी अंगों की बात करें तो जैसे मानव के प्रमुख संवेदी अंग में आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब मानव के प्रमुख संवेदी अंग हैं। जैसे कान सुनने के प्रति संवेदी होता है, नाक कह सकते हैं सूंघने के प्रति संवेदी होता है, यानी कि कह सकते हैं स्मेल, गंध के प्रति संवेदी होता है। स्किन दाब के प्रति संवेदी होता है। उसी तरह से जीभ स्वाद के प्रति संवेदी होता है। इसी तरह से पौधों की बात करें तो छुई मुई का पौधा होता है, उसको टच कर दीजिए तो वो तुरंत सिकुड़ जाता है, अर्थात वो भी एक संवेदी जीव होता है। मूवमेंट की बात की जाए, गतिशीलता या गति की बात करें, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। पूरे शरीर द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों के हिलने डुलने की प्रक्रिया को गति कहा जाता है। पौधों में जड़ों द्वारा जमीन में गड़े रहने के कारण गमन नहीं होता, परंतु शारीरिक गति होती है। निष्कर्ष की बात करें, सजीवों तथा निर्जीवों को सामान्य रूप से उनके लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, अतः उन पर अपनी समझ विकसित करने के लिए लक्षणों को स्पष्ट रूप से समझना अति आवश्यक है तथा यह भी समझना आवश्यक है कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों प्रकृति के लिए महत्व रखती हैं। अब आगे बात करते हैं हम सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में अंतर की। क्या अंतर है सजीवों और निर्जीवों में? तो सजीवों का निश्चित जीवन चक्र होता है, जबकि निर्जीव का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। हम जानते हैं कि सजीव वस्तुओं की आकृति और माप निश्चित होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं की आकृति और माप जल की बूंद से लेकर विशाल महासागर तक हो सकती हैं। सजीव वस्तुएं वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव वस्तुओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है, निर्जीव वस्तुओं में श्वसन नहीं होता है। सजीव वस्तुओं में उत्सर्जन, प्रजनन, संवेदनशीलता आदि की प्रक्रिया होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो सजीवों के उदाहरण हैं जैसे मनुष्य, जीवजंतु, पेड़ पौधे आदि। निर्जीवों के उदाहरण हैं मेज, कुर्सी, पंखा, मशीनें आदि। इसी तरह से हम बात करते हैं अब पौधों और जंतुओं में अंतर की। गति, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, जबकि जंतु में प्रत्यक्ष गति होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। वृद्धि, पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित समय सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है। कोशिका, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में नहीं पाई जाती है। भोजन की बात करें, दैट इज फूड की बात करें, पौधे स्वपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जंतु परपोषी, वो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी ये परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अंग तंत्रों की बात करें तो जंतुओं में कई अंग प्रणाली होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि, परंतु पौधों में कोई अंग प्रणाली नहीं होती है। समानता, पौधों और जंतुओं में समानता। पौधों का आकार विस्तृत एवं जंतु का आकार एक निश्चित सीमा में फैला होता है। भोजन की बात करें तो पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों और जंतुओं दोनों में समय के साथ वृद्धि और विकास होता है तथा ये बड़े होते हैं। दोनों में श्वसन की प्रक्रिया होती है और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों को जल की आवश्यकता होती है। दोनों में सजीवता पाई जाती है और दोनों नश्वर होते हैं। दोनों में प्रजनन प्रणाली होती है।
वातावरणीय अनुकूलन, पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में बात करें हम वातावरणीय अनुकूलन की। प्रत्येक जीवधारी की विशेष संरचना अथवा स्वभाव से ही उसे वातावरण में रहने योग्य बनाती है, इसे अनुकूलन कहा जाता है। जीवधारियों में निम्न कारणों से अनुकूलन होता है। नंबर 1, भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा आदि। प्रत्येक जीवधारी की शारीरिक रचना उसके अपने वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित होती है। जल में तैरने वाले जंतुओं का शरीर प्रायः धारा रेखित होता है। वायुकोष्ठ होने के कारण जलीय पौधे हल्के होते हैं। जलीय जीवों में श्वसन हेतु गलफड़े होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। उभयचर का शरीर जल और स्थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। ऊंट का पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं, जो उसे मरुस्थल में चलने और दौड़ने में सहायता करते हैं। कुछ गतिविधियों की बात करें, सजीवों के लक्षण से संबंधित गतिविधियों की बात की जाए। यदि किसी विषय को पढ़ाते समय उसमें गतिविधि शामिल कर दी जाए तो उसमें रोचकता आ जाती है और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो उन गतिविधियों के अंतर्गत गतिविधि 1 की बात करते हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है। ये गतिविधि कराने से पूर्व बच्चों को सजीवों के सामान्य लक्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सजीव सांस लेते हैं, पोषण होता है उनमें वृद्धि होती है अर्थात बढ़ते हैं। खेलना कैसे है, उपस्थित बच्चों को टीमों में विभक्त कर दिया जाए, कई टीमों में बांट दिया जाए। फिर शिक्षक कक्षा में कुछ सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के चित्र उपलब्ध करा देगा। इसके बाद पहली टीम के छात्र को सजीवों के लक्षण जैसे सांस लेता है के अनुरूप चित्र चुनने को कहेगा। यदि छात्र सफल होता है तो और सही चित्र चुनता है तो उसकी टीम को 1 अंक मिलेगा। यदि असफल होता है तो मौका अगली टीम को दिया जाएगा। बच्चों में लक्षण को पहचानने की समझ दृढ़ होगी और बच्चे खेल खेल में अधिक सीख पाएंगे। यदि इस गतिविधि को कराया जाए तो बच्चे लक्षणों को आसानी से पहचान लेंगे और वो खेल खेल में अधिक सीख पाएंगे। कक्षा में ही नहीं अपितु कक्षा के बाहर की वस्तुओं को देखकर मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि यह सजीव है अथवा नहीं। गतिविधि 2 की बात की जाए तो इसमें सजीव और निर्जीव वस्तुओं में की पहचान करना है और उसमें अंतर विभेद भी करना है। सामग्री की बात की जाए तो इसमें 15 से 20 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के चित्र बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंधित होना चाहिए। जैसे श्यामपट्ट हो गया, मेज, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये सब हो सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, बच्चों को सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लक्षण का पूर्वाभ्यास हो। क्रियाकलाप कैसे करना, एक्टिविटी कैसे करनी है। सभी बच्चों को समूह में एकत्रित कर मेज पर उनके सम्मुख चित्रों को रख लें। बोर्ड पर 2 कॉलम का और खा बना लें। का में सजीव लिखें और खा में निर्जीव। समूह से एक एक बच्चों को बुलाएं तथा उन्हें कोई भी एक वस्तु का चित्र लक्षण बताते हुए बोर्ड पर स्टिक करने के लिए कहें। जैसे गाय का चित्र बच्चों ने इसे खाना खाते अर्थात पोषण करते हुए देखा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए अर्थात गति करते हुए देखा है। अतः सजीवों के इन लक्षणों के आधार पर बच्चे आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों, पेड़ पौधों आदि की क्रियाविधि को देखते हुए बच्चे उनके सजीव होने की पहचान कर सकते हैं। आगे बात करें हम मेज का चित्र। अब बच्चों से ही सजीवों के लक्षण से संबंधित प्रश्न पूछते हुए, जैसे क्या मेज खाना खाता है, स्वयं से इधर उधर गति कर सकता है अर्थात गतिशील होता है,
क्या समय के साथ इसके आकार में परिवर्तन होता है? बच्चों का उत्तर होगा नकारात्मक, क्योंकि ये लक्षण सजीवों वस्तुओं में होती है। सजीव वस्तुएं गत कर लेती हैं, उनमें पोषण होता है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। निर्जीव में इनका विपरीत होता है। तो बच्चों का उत्तर यहाँ पर नकारात्मक होगा। इसी प्रकार बच्चे आसानी से सजीव और निर्जीव वस्तुओं में विभेद करते हुए उनके लक्षण व उनमें अंतर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं की। इंट्रोडक्शन। उपस्थित वस्तुओं को जिस प्रकार सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में बांटा जाता है, उसी प्रकार उपलब्ध स्रोत के आधार पर वस्तुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं में भी विभक्त किया जाता है। नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। कुछ प्रमुख प्राकृतिक वस्तुओं की बात की जाए तो जिसके अंतर्गत जैसे जल। जल को जीवन कहा जाता है। यह पृथ्वी पर 75% भाग, लगभग 75% भाग पृथ्वी का पर जल है। मिट्टी, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित एवं विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से परिपूर्ण पदार्थ मिट्टी है। मिट्टी से ही खाद्यान्न, सब्जियां, औषधि आदि का उत्पादन होता है। वायु की बात करें, हमारे चारों ओर के वातावरण में उपस्थित गैसें वायुमंडल बनाती हैं। श्वसन प्रक्रिया में सभी सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की बात करें, पेड़ पौधे एवं जंतु मानव की आवश्यकता एवं पर्यावरण के संतुलन हेतु आवश्यक हैं। ऊर्जा, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, सौर ऊर्जा आदि ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। मैन मेड थिंग्स, मानव निर्मित वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्यों ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से किया है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अर्थात प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं को शोधित करके या उनके रूप में परिवर्तन से बनाई गई वस्तुएं ही मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कुछ मानव निर्मित संसाधन, कृत्रिम संसाधन की बात कर दी, जैसे कंप्यूटर, प्लास्टिक, वाहन, साइकिल, साबुन, कपड़ा, रेशम, कांच, मशीनें आदि। ये सब क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में कहीं न कहीं उपयोग कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।